गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे CC2 एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम एंड इश्यूज। भारत में शिक्षा स्थिति, समस्याएं, मुद्दे, सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के उद्देश्य एवं आवश्यकता बताइए। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। एक्चुअली NCF का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पर मैंने सिर्फ करिकुलम फ्रेमवर्क लिखा था, नेशनल लिखना भूल गई थी, तो NATIONL नेशनल की स्पेलिंग है। ओके, सो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और इसे अधिक समावेशी और समकालीन बनाता है। यहाँ पर आई थिंक बनाता है नहीं, बनाना है आएगा। सो ये मिस्टेक को हम अभी हाथों हाथ सही कर लेते हैं, बनाना है, ठीक है। सो अब सेंटेंस ठीक ठाक है। NCF 2005 भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक बाल केंद्रित और सीखने केंद्रित बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके उद्देश्यों और आवश्यकताओं को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट मतलब पहला उद्देश्य है बच्चों को केंद्र में रखना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा प्रणाली को बाल केंद्रित बनाना जहाँ छात्रों की रुचियों, जरूरतों और सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखा जाए। फिर सेकंड पॉइंट है सीखने का आनंद, जॉय ऑफ लर्निंग। शिक्षा को रोचक और आनंददायक बनाना ताकि छात्र उत्साहपूर्वक सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो। मतलब अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज कराना। जब हम थे मतलब प्री प्राइमरी को पढ़ाते थे तो मोंटेसरी का सामान होता था, कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते थे जिसके थ्रू हम बच्चों को सिखाते थे। तो उस टाइप से उसमें क्या बच्चों को भी आनंद आता है, मतलब खुशी मिलती है और बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। थर्ड पॉइंट है व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। छात्रों को केवल किताबी ज्ञान देने के बजाय व्यावहारिक ज्ञान और जीवन आधारित शिक्षा देने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे वास्तविक दुनिया में इसे उपयोग कर सके। मतलब बुकिश नॉलेज तो ठीक है, बट जब तक हमको वो नॉलेज नहीं मिलेगा कि हम लाइफ की प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो फिर क्या काम की ऐसी शिक्षा। मतलब कभी कभी मैं यही सोचती हूँ कि SST की जगह, हिस्ट्री की जगह हमको लाइफ की साइकोलॉजी सीखने को मिलती तो कितना अच्छा होता कि हम इजीली कैसे हर सिचुएशन में कैसे लाइफ से डील कर सकते हैं। तो अभी तो एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं, मतलब पहले कुछ गलत करते हैं फिर ही रियलाइज़ होता है कि सही चीज़ क्या है। बट लाइफ रिलेटेड, लाइफ की प्रॉब्लम से डील करने की चीज़ें हमको स्कूल में सिखाना चाहिए बजाय कि फॉर्मूलाज के, हिस्ट्री के। ऐसा मेरा ओपिनियन है। फिर फोर्थ है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश भी प्रमुख उद्देश्य है। मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंटेलिजेंट चाइल्ड पर फोकस करें। हमको कुछ भी अगर एक्टिविटी हो रही है या कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है तो हमको सभी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं सभी पार्टिसिपेट करो, है ना। मतलब सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, पहले से जज नहीं करना चाहिए कि नहीं यार ये तो वीक है, कि ये ऐसा नहीं कर पाएगा, वैसा नहीं कर पाएगा। और सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, फिर वो इंटेलिजेंट हो कि किसी भी प्रकार का छात्र हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का, है ना, तो उनका भी समावेश जरूरी है। फिर समावेशन। फिफ्थ पॉइंट है अवधारणात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। रट्टा लगाने की प्रवृत्ति को कम करके अवधारणात्मक समझ विकसित करना ताकि बच्चे विषयों की गहरी जानकारी प्राप्त कर सके। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं 10th क्लास तक तो कोचिंग नहीं गई थी, तो मैं इवन जो मैंने एग्जाम थी बोर्ड एग्जाम, उसमें भी मैं मैथ्स के 50 क्वेश्चन जो थे, मतलब सवाल जो थे, वो उनका सॉल्यूशन रट के गई थी। तो मैक्सिमम हमारी शिक्षा जो है वो रटन वाली है। तो रट्टा लगाने की प्रवृत्ति को कम करके, मतलब मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होना कि हमको रटना नहीं पड़े, कॉन्सेप्ट को समझ के हम वो उनके आंसर लिखे, है ना। अवधारणात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल समझ विकसित करना ताकि बच्चे विषयों की गहरी जानकारी प्राप्त कर सके। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम डीपली भी वो सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। जैसे कि साइंस, तो साइंस में भी अगर हम रटते रहेंगे तो फिर बोर हो जाएंगे और हम ये सोचे ही नहीं कि आगे भी हमको अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब MSc में तो इतना सिलेबस रहता है कि हम बिल्कुल भी रट नहीं सकते, मतलब जो रटेगा वो MSc नहीं पास कर पाएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे तो सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट आएगा और भी आगे हम वो सब्जेक्ट को डीप पढ़ सकते हैं और गहरी रिसर्च भी कर सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट, अवधारणात्मक समझ विकसित करना ताकि बच्चे विषयों की गहरी जानकारी प्राप्त कर सके, है ना, डीपली वो सब्जेक्ट को समझ सके। फिर 6 पॉइंट है सृजनात्मकता और आलोचनात्मक सोच, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों में सृजनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना ताकि वे समस्याओं का समाधान कर सके और स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम हो। क्रिएटिविटी मतलब जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह होता है ना, बच्चों को कुछ भी टॉपिक दे देना कि ये ड्राइंग बनाओ या तो फिर क्ले वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्राफ्ट वगैरह। तो अगर हम बच्चों को ऐसा कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ इसकी हेल्प से आपको ये बनाना है, तो सारे बच्चे एक जैसा तो कुछ बना ही नहीं गए, सभी अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकले। मतलब मैं जब पढ़ाती थी तो हम क्या बच्चों को एक डायग्राम बना दे, जैसे पिकॉक बना दिया, तो पिकॉक पे हम उनको क्राफ्ट पेपर दे देते थे, फिर वो उनके छोटे छोटे पीसेस करके अपने अपने हिसाब से उसमें कलर करते थे। मतलब वो क्राफ्ट पेपर के थ्रू कलर करते थे और फिर वाटर कलर के थ्रू भी। तो मतलब सभी अपने अपने हिसाब से करते थे, तो सभी के पिकॉक डिफरेंट थे और अलग अलग थे, मतलब सभी अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे। तो इस टाइप से हम चीज़ें करवा के उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं
ताकि वे समस्याओं का समाधान कर सके और स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम हो। मतलब अगर हम उनको कुछ करवाएंगे तभी तो वो सोचेंगे कि हाँ इसमें क्या करना चाहिए, इसमें कौन सा कलर अच्छा लगेगा, है ना, पिकॉक कैसे होता है। तो इससे उनकी थिंकिंग एबिलिटी भी विकसित होती है, डेवलप होती है। फिर 7 पॉइंट है मानव मूल्य और लोकतांत्रिक सोच, ह्यूमन वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक थिंकिंग। छात्रों में नैतिकता, सहानुभूति, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सके। फिर 8 है प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। केवल परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करने के बजाय छात्रों की समग्र प्रगति और विकास का आकलन करना। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, मतलब रिजल्ट के बेस पर या फिर जो एकेडमिक जो सिलेबस होता है कि उसने उसको कितना समझा उसके बेस पर उसका मूल्यांकन नहीं करना, बल्कि उसने पूरे एकेडमिक ईयर में कौन कौन सी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, कैसे परफॉर्म किया है। मतलब कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे दिवाली पे दिया डेकोरेशन, फिर फायरलेस कुकिंग भी होता है, रक्षाबंधन पे राखी बनाना, फिर नाटक होते हैं जैसे कि रावण दहन में भी वो राम सीता बनते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स डे, कई सारे डेज भी सेलिब्रेट करते हैं। तो उसने ओवरऑल पूरे ईयर में कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, डांस वगैरह, स्पीच से लेकर कई सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो उसने कैसे मतलब ओवरऑल उसने गेम्स में एक्टिविटीज़ में कैसे परफॉर्म किया, उसके बेस पे उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा अपनी स्टडी में अच्छा परफॉर्म करे, सभी के 90% हो, 80% हो सकता है किसी का परसेंटेज अगर इधर कम है तो उसने उधर अपना बेस्ट दिया हो, गेम्स में या फिर डांस में, है ना, म्यूजिक में। तो इस टाइप से बच्चे का ओवरऑल हमको देखना है कि ओवरऑल उसने कैसे परफॉर्म किया है। फिर आवश्यकता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनसीएफ 2005। इसका फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा प्रणाली में सुधार, रिफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और बच्चों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ये ऐसा है, इतने टाइम में इसको करवाना है तो करवाना है। मतलब कुछ भी हम हमारे हिसाब से, बच्चों के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों का कभी मान लो कि बच्चों को हमको कोई पोएम सुनाना है, तो बच्चों से पूछेंगे कि राजा रानी की नहीं, पहले तो बोलेंगे कि चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, पोएम। तो बोलेंगे अच्छा पोएम, कौन सी पोएम? तो अपन बोलेंगे राजा रानी की। तो बच्चे मना कर जाएंगे कि नहीं राजा रानी की नहीं, मतलब मुंह बनाएंगे अगर मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। और अगर कभी बोलेंगे परियों की तो फिर खुश हो जाएंगे। तो ऐसे ही कई सारी पोएम्स होती है, तो उन पोएम्स को सुनाने से पहले उनके इंटरेस्ट है कि कोई 1-2 पोएम सुना देंगे, तो वो फिर बाकी आगे की पोएम्स या चैप्टर्स अपने आप ही सुनेंगे। तो पहले उनके इंटरेस्ट की चीज़ें करना, है ना। तो इसीलिए है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और बच्चों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह छात्रों की व्यक्तिगत क्षमता और रुचियों को ध्यान में रखे कि उनका इंटरेस्ट किस में है, पहले वो चीज़ उनको डिस्कस करना या बताना। ठीक है। फिर सेकेंड है शिक्षण विधियों में बदलाव, चेंजेस इन टीचिंग मेथड्स। शिक्षण पद्धतियों को अधिक संवादात्मक, व्यावहारिक और अनुभवात्मक बनाना ताकि शिक्षक छात्रों के साथ बेहतर जुड़ सके। मतलब जो टीचिंग मेथड्स है तो उसमें हमको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि बस टीचर पढ़ा रहा है, मतलब बच्चों से भी इंटरेक्ट करना है। पहले डिस्कस करना है जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि आपको इसके बारे में क्या क्या पता है, क्या क्या जानते हो, और फिर अपना जो भी वो डिस्कशन स्टार्ट करना। और फिर अगर हम एक्सप्लेन कर देते उसके बाद भी बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछना है कि क्या उनको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं। वैसे ही हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ इनका माइंड यहीं पर प्रेजेंट है और इनको इतना इतना समझ में आ गया है ना। तो संवादात्मक, व्यावहारिक और अनुभवात्मक बनाना ताकि शिक्षक छात्रों के साथ बेहतर जुड़ सके। फिर पाठ्यक्रम में समावेशिता, इंक्लूसिविटी इन करिकुलम। पाठ्यक्रम को विभिन्न सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए उपयुक्त बनाना ताकि वे खुद को पाठ्यक्रम में प्रतिबिंबित पा सके। फिर फोर्थ है भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर देना ताकि वे बेहतर तरीके से समझ सके और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सके। मतलब पीएम मोदी जी ने भी बोला है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, बाकी सब सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में बच्चों मतलब अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए वो अलग बात है, बट जैसे ये जो अभी अभी ओपन हो रही है न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो उसमें जो है मैक्सिमम टीचर्स हिंदी मीडियम के होते हैं और वो फिर एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करते हैं बच्चों के साथ। तो हमको मतलब इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा पता है हिंदी मीडियम वाला बच्चा ज़्यादा चीज़ों को समझता है, मतलब वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ता है, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा देना जरूरी है। फिर शिक्षकों का प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग। शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियों के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता ताकि वे नए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए तैयार हो। मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमम 12th पास, मतलब कम सैलरी के चक्कर में 12th पास टीचर पढ़ा रहा है, बीएससी वाला पढ़ा रहा है, ऐसा है मतलब जिसने बीएड डीएड कुछ नहीं किया है वो भी टीचर बन गया है। तो ऐसा नहीं है, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग हो जिसकी टीचर की उसी ने मैक्सिमम पढ़ाना चाहिए। मतलब शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी फोकस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसको उसको टीचर बना दिया। फिर 6 है व्यापक मूल्यांकन प्रणाली, कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम। एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना जो छात्र की समग्र क्षमताओं का मूल्यांकन कर सके, न कि केवल परीक्षा के अंक। ठीक है। फिर समुदाय और स्कूल के बीच साझेदारी, स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप। समुदाय और स्कूल के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना ताकि शिक्षा का उद्देश्य और अधिक व्यापक और प्रभावी बन सके। फिर समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, हालांकि इतना बहुत है आंसर, मैंने थोड़ा बड़ा लिख लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।